जनरल अवेयरनेस के पार्ट 13 में हम कुछ नए क्वेश्चंस के जवाब लेकर आए हैं, जिसमें है व्हाट इज एक्सपायरी। एक्सपायरी का मीनिंग है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, ए कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस आफ्टर दैट डेट। तो इसका मतलब क्या है, और ये एक्सपायरी किसकी होती है? शेयर्स की कभी एक्सपायरी नहीं होती, शेयर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, यानी इक्विटी कभी एक्सपायर नहीं होती है। एक्सपायर होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम इसको जब फ्यूचर एंड ऑप्शन पढ़ेंगे तब इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं। अब कौन कौन सी एक्सपायरी होती है? वीकली और मंथली। मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, जिस पर सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट नए मंथ के लिए जनरेट होते हैं। वीकली एक्सपायरी में मंडे को मिड कैप निफ्टी की, ट्यूसडे को फाइन निफ्टी की, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। अब एक टर्म्स आती है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होता है? कोई भी शेयर जिसने खरीदा है, कोई भी इक्विटी जिसने खरीदा है, वो उसको कहाँ बेचेगा, किस प्राइस पर बेचेगा, वो उसका टारगेट है। और अगर इस प्राइस से नीचे आ गया तो मतलब उसको नहीं रखना है, वो उसकी प्राइस में नहीं एडजस्ट हो रहा है या अब उसे लग रहा है कि और नीचे जा सकता है, तो वह प्राइस होती है स्टॉप लॉस। मतलब लॉस को कम करना, स्टॉप लॉस। और टारगेट मतलब जहां आपने देखा था कि यह आ जाएगा, ये मेरा लक्ष्य था इस शेयर का, तो वह होता है टारगेट। व्हाट आर द चार्जेज। अब कुछ लोग होते हैं जिनको चार्जेज की बड़ी चिंता रहती है। कमाने वाला व्यक्ति कभी चार्जेज के बारे में नहीं सोचता, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो चार्ज के बारे में सोचते हैं। तो 20 रुपये पर ऑर्डर आजकल स्ट्रेट चार्जेज हैं मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस के। और गवर्नमेंट के कुछ चार्जेज लगते हैं, जिनमें जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। ये बहुत कम होते हैं और लगभग मान लेते हैं कि 5 से 10 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट या पर ट्रेड लगते हैं। ये ज़्यादा ही ज़्यादा है। इनके परसेंटेज में है, जैसे 0.01 है, 0.5% है, इस तरीके से इनके। ये कोई बहुत ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति अगर चार्जेज के बारे में सोचेगा तो कभी कमा नहीं पाएगा। अब आते हैं व्हाट इज़ हेज एंड व्हाट इज़ आर्बिट्रेज। तो हेज क्या है? हेज का सीधा सा मीनिंग क्या है कि आप एक ऐसी टेक्निक अपना रहे हैं जिसमें आपको कम से कम नुकसान हो और एक नियंत्रित प्रॉफिट हो। मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको लॉस एंड प्रॉफिट को लिमिटेड कर दिया, ये होता है हेज। इसमें कई तरीके से होता है। जो ऑप्शन एंड फ्यूचर करते हैं उनके लिए काम की चीज़ है, वो कैसे हेज करते हैं। जब हम ऑप्शन एंड फ्यूचर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक हेज टर्म्स का मतलब सिंपल सा ये है कि हमने लॉस एंड प्रॉफिट को लिमिटेड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अनलिमिटेड लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, वो किसी भी कंडीशन में फिक्स रहता है कि आपने
एक फिक्स कर दिया कि मुझे 10,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है और 20,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो जाए। अब एक टर्म्स आती है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का सीधा सा मीनिंग है कि दो जगह यानी प्लेस या एक्सचेंजेज या कॉन्ट्रैक्ट्स या और किसी भी तरीके का जहां पर इक्विटी या फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, उनकी प्राइस का डिफरेंस गेन इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। सपोज करते हैं कैसे, दो एक्सचेंज हैं भारत में, NSE और BSE। शेयर है टाटा मोटर। NSE पर प्राइस है मान लेते हैं 520 रुपये और BSE पर प्राइस चल रही है 523 रुपये। तो आप क्या करेंगे, NSE से बेच लो और BSE पर खरीद दो, तो ये आपका 3 रुपये का आर्बिट्रेज गेन हो गया। आर्बिट्रेज गेन हो गया। इसी तरीके से कई एक्सचेंज होते हैं जहां पर इस तरीके का प्राइस डिफरेंस मिल सकता है। करेंसी में भी हो सकता है ये और कमोडिटी में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, इक्विटी और फ्यूचर्स में भी प्राइस डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे मेट्रोपोलिस में था, हमने उसका ट्वीट भी किया था कि कैश प्राइस थी उसकी 1250 और फ्यूचर प्राइस थी 1400। मतलब फ्यूचर सेल कर दो और कैश में उसको बाई कर लो। तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का सीधा सा आर्बिट्रेज गेन हो रहा है। सीधा सा आर्बिट्रेज गेन हो रहा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। आपको यहाँ खरीदना है और यहाँ बेचना है। सिंपल सा ये है आर्बिट्रेज गेन। अब आते हैं, क्या हमें स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मान लेते हैं एक LIC है, एक PLI है, एक FD है, एक RD है। ये 4 तरह की मान लेते हैं कि ये सेविंग स्कीम है, जिसमें हमने कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या रेगुलर डिपॉजिट करा रहे हैं, हम रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हैं। तो LIC में क्या होगा, आपका जैसे मान लो आपने 5 लाख की LIC कराई, 5 लाख की LIC कराई, 20 साल का टर्म ईयर रहा उसका, 20 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपए। मतलब आपने 20 साल का पीरियड लिया और आपको अमाउंट मिला सिर्फ डबल। इसमें आपको क्या रही कि आपकी सिक्योरिटी रही 5 लाख रुपए तक की, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की आपकी सिक्योरिटी है कि आपका अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है तो आपके परिजनों को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो आपकी है। बाकी इसका अदर कोई रेलेवेंस नहीं है। PLI में क्या है कि आपको जो साधारण सेविंग स्कीम होती है उससे +1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। मान लेते हैं कि यहाँ जो इसमें है 6% मिलता है, तो यहाँ PLI में आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको 7% इंटरेस्ट मिल सकता है और साथ में उसके लाइफ एक इंश्योरेंस भी हो जाता है। तो ऐसा यह भी सिर्फ और सिर्फ एक आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ा सा सेविंग करने के तरीके से ही है। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। बैंक FD में आपको 7% मिलता है, RD में आपको 5-6-7% मिलता है। मतलब इस सब में आपका रिटर्न हमेशा लेस देन 7% पर एनम है। ये कह सकते हैं कि आपका रिटर्न सेफ है, लेकिन है कितना, 7% पर एनम। अब आते हैं एक
इन्फ्लेशन रेट पर। इन्फ्लेशन रेट का क्या मीनिंग है, यानी महंगाई दर। महंगाई दर है भारत में लगभग 4 to 6%, 4 to 6% पर एनम। मान लेते हैं कि आपने 7% की रेट से एफडी करवाई, ठीक है। अब 6% तो आपकी महंगाई में चली गई, इन्फ्लेशन में चली गई, और अगर आपका ब्याज ज़्यादा बनता है जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब को क्रॉस करता है, तो उसमें आपको 10 से लेके 30% तक टैक्स भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आपका 30% टैक्स लग गया तो ये आपकी रिटर्न हो गई 7.7 इंटू 30%, यानी 2.1 आपका टैक्स लग गया, और 6% इन्फ्लेशन पहले ही थी, तो आपका यहाँ नेगेटिव रिटर्न हो गया। आपने पैसा भी जमा कराया और आपको रिटर्न भी नेगेटिव मिला, आपके पैसे की वैल्यू भी ख़त्म हो गई। अब तो क्या करें, तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। अब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जोखिम है, तो जोखिम हमने पहले ही पढ़ लिया। स्टॉक मार्केट में नॉलेज चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, तो वो तो सब जगह चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड या निफ्टी के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, और भी जो टर्म्स हमारी बाकी रह गई उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट जो 14 है वो हमारा साइकोलॉजी का है, पार्ट 15 में हम बची टर्म्स को डिस्कस करेंगे।